नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी प्रयाण पथिका। तो आइए सुनते हैं कहानी। मकान के गेट पर कुंडी लगी है। कुंडी से मेरी पहचान पुरानी होने के कारण उसे खोलना मेरे लिए सुगम रहा। मकान की सीढ़ियां मैं एक साथ चढ़ ली हूँ। दरवाजा अंदर से बंद है, मगर मैं अंदर दाखिल हो ली हूँ। सीढ़ियों के ऐन बाद आंगन पड़ता है, जिसका 2/3 हिस्सा बीच में खुला है और 1/3 हिस्सा छतदार। दाएं ढके हिस्से में रसोई है और बाएं ढके हिस्से में गुसलखाना। आंगन के दोनों तरफ 2-2 कमरे हैं। आगे के कमरे सड़क की तरफ खुलते हैं और पीछे के गली की तरफ। मेरा कमरा पीछे की तरफ है। मैं उसी तरफ बढ़ ली हूँ। कमरे की दीवार घड़ी 10:04 दिखा रही है। कमरे में ब्रजेश्वरी अपनी बहन मालती के साथ मेरी अलमारी की चीजें मेरे बिस्तर पर बिछा रही है बेखटके। अपनी दूसरी अलमारी के जड़े शीशे के उस कोण पर मैं जा खड़ी होती हूँ, जहां से मेरी प्रतिछाया ब्रजेश्वरी पर प्रकट हो सके। उसने जरूर मुझे मरीचिका माना है, मात्र एक छायाभास। जब भी वह अभी चौंकी नहीं। उसकी दिशा में अब मैंने अपने अंदाज में अपने होंठ मुड़काकर अपना दायां हाथ अपने चेहरे के आर पार लहराया है और वह चीख पड़ी है, अम्मा! क्या बात है दीदी? मालती चौंकी है। वह इस कमरे में है। ब्रजेश्वरी के माथे पर पसीना जमा हो रहा है। कौन? सुमेर की अम्मा। तुम्हारी बुढ़िया उधर अस्पताल में है, यहां कैसे टपक सकती है? इन बहनों की भाषा शुरू ही से सुधार मांगती रही है। नहीं, ब्रजेश्वरी कांप रही है। वह यहीं है। पगलैट! मालती बहन को अंक में भर रही है। तुम जानती हो, सुमेर उसे अस्पताल में दाखिल कराए है। वह उसे कैसे इधर अकेले खिसक लेने देगा? अपने से 12 साल बड़े सुमेरनाथ को मालती जिस सहज भाव से सुमेर कहती है, वह मेरी नज़र में उसके पालन पोषण में उसके माँ बाप द्वारा बरती गई लापरवाही का परिणाम है। ब्रजेश्वरी भी उसी लापरवाही की निष्पत्ति है। ब्रजेश्वरी! मैं उसके कान में जा फुसफुसाती हूँ, मैं यही हूँ, देख तो। एक झटके के साथ बहन को एक तरफ सरकाकर ब्रजेश्वरी मेरे बिस्तर से उठ खड़ी हुई है। मैं कह रही हूँ, वह यही है। ब्रजेश्वरी! मैं अपनी फुसफुसाहट जारी रखती हूँ। तुमने मेरे साथ भली नहीं की। सुन तो। अपने कानों पर अपनी हथेलियां चिपकाकर ब्रजेश्वरी इधर उधर उछलने लगी है। वह कल रात की बात फिर दोहरा रही है। कल रात मेरी बुरी कटी थी, बल्कि कल दोपहर ही से मेरा मन उखड़ लिया था। खाना खा चुकने के लगभग आधे घंटे बाद ब्रजेश्वरी को अपने और बच्चों के बाहर जाने वाले कीमती कपड़ों में जब मैंने रसोई में से आंगन पार करते हुए देखा था, तो विक्की से पूछ बैठी थी, कहाँ जा रही हो विक्की? 3 वर्षीय अपने पोते चुन्नू से 4 वर्ष बड़ी अपनी पोती विक्की के माध्यम से उधर की खबर लेने पर मैं बाध्य रही थी। पिछले 3 दिन से ब्रजेश्वरी ने मुझसे बोलचाल बंद कर रखी थी, एकाएक बिना कारण। मेरे साथ वह अक्सर ऐसा किया करती। मुझे टॉप मारने का यह भी उसका तरीका रहा। इधर मैं ठिनकती गरजती रहती और उधर वह अपनी जुबान अपने तालू से चिपकाए रखती। नहीं बताऊंगी। माँ की तरफ देखकर विक्की ने एक दबी हंसी के साथ जवाब दिया था, बताऊंगी तो तुम जाने नहीं दोगी। हक्की बक्की मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी और आड़ी काट की अपनी नाक के नथुने फुलाए फुलाए ब्रजेश्वरी मेरी आंखों के सामने बच्चों को सीढ़ियों से नीचे उतार ले गई थी। गेट की कुंडी चढ़ाए जाने की आवाज फिर जैसे ही मुझ तक पहुंची थी, बैठक के दरवाजे से सड़क की तरफ खुलने वाली बालकनी की ओर मैं लपक ली थी। वहीं से मैंने देखा था, सड़क पर ब्रजेश्वरी की नज़र में जो पहला रिक्शा उतरा था, उसने उसी को इशारे से बुलाया था और बिना किराया तय किए उस पर बच्चों समेत सवार हो ली थी और फिर उसने ऊपर बालकनी की तरफ नजर दौड़ाई थी। मुझसे उसकी नजरें चार भी हुई थी।
लेकिन बेशर्मी के साथ उसने अपने पतले होंठ अपने चौकोर गालों पर फैला लिए थे। एक धृष्ट विजयी मुस्कान रही थी वह। सारी दोपहर मैंने बेचैनी में काटी थी। फिर 5 बजे अपने लिए चाय बनाई थी और फ्रिज में से करेले निकाल लाई थी। शाम का खाना मैं ही बनाया करती थी। ब्रजेश्वरी के आने पर मेरी सास ने दोपहर का खाना जरूर ब्रजेश्वरी के जिम्मे डाल दिया था, किंतु शाम के खाने से मुझे छुट्टी न दी थी, मेरे संग अपनी बेमुरव्वती के कारण। 25 साल पहले जब सुमेरनाथ 3 साल का था और उसके पिता का कैंसर से देहांत हुआ था और मुझे अपनी सौतेली माँ की वजह से अपने और सुमेरनाथ के लिए अपने मायके की छत नसीब न हुई थी, तो मेरी सास ने अपने घर में मेरी दखलदारी की कीमत निर्धारित कर दी थी। मुझे नौकरी करनी होगी, स्कूल की अध्यापिका की और घर में उनके हाथ की पुतली की। करेले मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, हमेशा की तरह। अपने मन की क्लांति को अपनी कवायद पर मैं कभी हावी न होने देती थी। हाँ, अपने लिए जरूर मैंने कोई चपाती न सेकी थी, केवल उन्हीं की चपातियां बनाई थी। 4 सुमेरनाथ की, 4 ब्रजेश्वरी की और 5 विक्की और चुन्नू की। खाना बनाते बनाते 7:30 बज गए थे और वे लोग तब भी घर न लौटे थे। मेरा गुस्सा चिंता में बदलने लगा था। इतने तो गहने ब्रजेश्वरी पहनती थी, तिस पर कितने तो रुपए अपने बटुए में ठूंसे रखती थी। बतौर पहनावे के मेरे लिए केवल सफेद साड़ी और बतौर आभूषण के मेरे लिए केवल हाथ की घड़ी तय करने वाली मेरी सास ने ब्रजेश्वरी के रंग ढंग को कोई झटका न दिया था, उल्टे अपनी उस निहंग लाडली की हिम्मत ही बढ़ाई थी। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के 2-2.5 वर्ष बाद भी ब्रजेश्वरी को आए दिन अपने लिए कुछ न कुछ खरीदना जरूरी लगता और खरीदारी की अपनी धुन में उसे अंधेरे उजाले का बोध बिसर जाता। रसोई का काम निपटाकर मैंने अपनी विनय पत्रिका पकड़ ली थी। अपने त्रिविध ताप, संदेह, शोक, संशय, भय के समय मैं अपने श्री गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी में ही अपने दुख हरण मुरारी, अपने करुणा हरे को पुकारा करती थी। तो सम देव न को कृपालु, समझो मन माही, तुलसीदास हरि तोषिए सो साधन नाही। सुमेरनाथ की मोटर के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज रात 9:50 पर आई थी। स्पष्ट था ब्रजेश्वरी और बच्चे बाजार से सुमेरनाथ के दफ्तर चले गए थे। अपने दफ्तर से उठते उठते सुमेरनाथ को अक्सर 8 बज ही जाया करते थे। सब एक साथ सीढ़ियां चढ़े थे, हंसते हुए, बतियाते हुए, और उनके साथ हंस बतिया रही थी ब्रजेश्वरी की यही बहन मालती। आज मालती का जन्मदिन है माँ। आंगन में सबसे पहले सुमेरनाथ प्रकट हुआ था। आप भी इसे कोई उपहार दीजिए। नमस्कार आंटी। ब्रजेश्वरी के परिवारजन मेरे साथ अपनी लिहाजदारी बनाए रखते थे। आज कितने साल की हो गई मालती? मैंने पूछा था। मर्यादा बनाए रखना मुझे भी आता था। उधर बिना मुझसे कुछ कहे सुने बच्चों को लेकर ब्रजेश्वरी अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा ले गई थी। हमारे पास रुकी नहीं थी। 18 की आंटी, आज से यह शादी लायक है। सुमेरनाथ ने चुटकी ली थी। आज इसे उसी लायक कोई अच्छी सी चीज दीजिए माँ। मालती के प्रति सुमेरनाथ के आकर्षण को मैं पहचानती थी और निश्चित रूप से ब्रजेश्वरी भी, लेकिन वह ठहरी विपरीत बुद्धि की। मालती से चौकन्नी होने की बजाय वह इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करती थी। अपने सैर सपाटे और अपनी फिजूल खर्ची पर पर्दा डालने का काम उससे लिया करती थी। तुम जो कहो। मैं हंस पड़ी थी। सुमेरनाथ का कहा बेकहा करना मेरे लिए असंभव था। यूं भी सुमेरनाथ मेरे संग अल्पमत संवाद रखता था। बचपन में उसे मेरे पास आने में मेरी सास बाधा डालती रही थी और जब तक वह भेद करने की अवस्था में पहुंचा था, उसे आवासीय सैनिक स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। सैनिक स्कूल से फिर वह सीधे रुड़की आईआईटी चला गया था और वहां से वापस आने पर उसे ब्रजेश्वरी के संग सहबद्ध कर दिया गया था। इसे अपना वह नया शॉल दे दीजिए जो आपके स्कूल वालों ने आपकी 50वीं वर्षगांठ पर
आपको भेंट में दिया था। मालती की ओर देखकर सुमेरनाथ मुस्कुराया था। अभी लो, मैंने उत्साह दिखाया था। मालती पर वह नीला रंग फबेगा भी खूब, और आप उसे कभी पहनेंगी भी नहीं। सुमेरनाथ ने जोड़ा था, सफेद रंग जो नहीं। पिछले वर्ष मेरे स्कूल में मेरी 25 वर्ष की लगातार सेवा के रहते जब पुरस्कार दिवस पर मुझे मान्यता देने का निर्णय लिया गया था, तो मेरी प्रशंसिका सहकर्मियों ने उस संयोग का उल्लेख भी सार्वजनिक रूप से कर दिया था कि उसी दिन मेरी 50वीं वर्षगांठ भी पड़ रही थी। फलस्वरूप मुझे उस दिन 2 उपहार दिए गए थे, एक दीवार घड़ी स्कूल की ओर से और यह शॉल मेरी सहकर्मियों की ओर से। दीवार घड़ी को बैठक में लगाने का मेरा प्रस्ताव ब्रजेश्वरी ने यह कहकर ठुकरा दिया था, इसके अंदर अम्मा का और उनके स्कूल का नाम लिखा है। और सुमेरनाथ ने वह घड़ी फिर मेरे कमरे की दीवार पर लगा दी थी। शॉल को फिर मैंने ज्यों का त्यों अपने बक्से में डाल दिया था। खाना वे सभी खाकर आए थे और रसोई समेटने में मुझे अधिक समय न लगा था। 10:20 पर मैं अपने बिस्तर की ऊपर वाली चादर तहा रही थी कि मेरा शॉल हाथ में लिए ब्रजेश्वरी मेरे कमरे में आन दाखिल हुई थी। इसे संभाल लीजिए, वह बोली थी। हम आपका शॉल नहीं लेंगी। क्यों नहीं लेंगी? दोपहर की सारी भड़ास मेरे अंदर सक्रिय हो ली थी। तुम हमेशा गलत ही क्यों बोलती हो, गलत ही क्यों सोचती हो? आपकी तरह अपनी गलतियां ढकनी जो नहीं आती। गलतियां? मेरी गलतियां? कौन सी गलतियां? मैं हकबकाई थी। बड़ी मौसी ने मुझे सब बता रखा है। मेरी सास को ब्रजेश्वरी बड़ी मौसी कहा करती थी। वह उनकी एक परम सखी की भांजी थी और इस घर में वही ब्रजेश्वरी को लाई रही थी, मेरी आपत्ति के बावजूद। ब्रजेश्वरी का पैर फैलाकर बैठना और मुंह भरकर खाना मुझे बहुत चुभा था, किंतु मेरी सास सुमेरनाथ पर अपने अधिकार को ज्यादा तूल देती थी। क्या बता रखा है? पापा जी के चले जाने के बाद उनकी सौत बनकर रहना चाहती थी आप, उनसे 2 बित्ता ऊपर उठने की खातिर। यह केवल एक आरोप नहीं था, वज्रपात था, किंतु साथ में एक खुलासा भी। तो क्या मेरी सास जिस चौकसी से मुझे मेरे ससुर से दूर रखती थी, उसके पीछे कोई खोट था? और मैं यह भी कभी जान न पाई कि खोट किसकी नजर में रहा था। देखने सुनने में सदाचारी और स्नेही, मगर वास्तव में कुत्सित और दुरूह मेरे ससुर की नजर में, अथवा देखने सुनने में निष्ठुर और कठोर, मगर वास्तव में सूक्ष्मदर्शी और असुरक्षित मेरी सास की नजर में। उस खोट का यथार्थ कुछ भी क्यों न रहा होगा, मगर मेरी सास द्वारा उस खोट को इस घिनौने लांछन के रूप में मेरे विरुद्ध एक हथियार बनाकर ब्रजेश्वरी के सुपुर्द कर जाना कहाँ का न्याय था। आज ये फैसला हो जाना चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाई थी। यहां तुम अपनी बड़ी मौसी की तख्ती बनकर रहोगी या मेरी बहू? उनकी गलत सलत और भ्रामक बातों को सच मानोगी या मेरे कहे को सच? फैसला ही करना है तो अपने बेटे से कहिए। ब्रजेश्वरी ने मेरी बात को अपना ही वक्र मरोड़ दे डाला था। क्या कहूं? तुम मेरा अपमान करती हो, मेरे उलट चलती हो। जो भी आपको कहना है आप कहिए, बस यह याद रहे, आपका बेटा आपको छोड़ सकता है, हमें नहीं। तुम भली नहीं कर रही ब्रजेश्वरी, मैं जमीन में धंस ली थी। इतना बुरा ना करो, बाद में तुम्ही को भुगतना पड़े। अपना बुरा जैसे आप आज भुगत रही हैं। वह ठठाई थी और चली गई थी। उसके शब्दों में मैंने प्राण दंड पाया था। नए दुख भोगने अब मेरे लिए असंभव थे और नए कष्ट झेलने दुष्कर। नींद की अपनी गोलियों के 2 पत्ते मैं निगल ली थी। सुमेरनाथ मेरे कमरे में आन खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। अम्मा कहाँ हैं? ब्रजेश्वरी की हड़बड़ाहट में वृद्धि हुई है। उधर अस्पताल में। सुमेरनाथ कहता है, डॉक्टरों ने अभी कई औपचारिकताएं पूरी करनी है। खतरा टल गया ना? पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए ब्रजेश्वरी अबोध बन रही है। वह होश में आ गई ना? नहीं, डॉक्टर उनकी मूर्छा नहीं तोड़ पाए।
नींद की वे गोलियां घातक सिद्ध हुईं। उनकी बेहोशी एक बार भी नहीं टूटी क्या? मालती पूछती है। टूटी तो मृत्यु में टूटी। जैसे ही उन्हें ऑक्सीजन देने की चेष्टा की गई, उनकी देह पल भर के लिए हरकत में आई और फिर निश्चल हो गई। एकाएक सुमेरनाथ की आंखें मेरी दीवार घड़ी पर आन जमती हैं। यह घड़ी शायद खड़ी है। मालती अपने हाथ की घड़ी पर नजर दौड़ाती है। इस समय तो 11 बजने को हैं। माँ की घड़ी ठीक खड़ी है। सुमेरनाथ मेरी घड़ी पर अपने हाथ फेरता है। ठीक इसी घड़ी वह हमें छोड़कर चली गई थी, ठीक 10:04 पर। ठीक उसी समय दीदी भी यहाँ चिल्लाई थी, अम्मा अम्मा अम्मा। सुमेरनाथ की आंखों में आंसू उतर रहे हैं, सागर के सागर। इतने आंसू मैंने कमाए हैं क्या? अपने पिता के देहांत पर, अपने दादा दादी की मृत्यु पर भी सुमेरनाथ ने ढेरों आंसू बहाए थे, मगर उस रोदन में ऐसा विलाप, ऐसा शोक न रहा था। अपनी हिचकियों के बीच सुमेरनाथ ने मेरी दीवार घड़ी अपनी छाती से ला चिपकाई है। आप जैसा धीर भी किसी और में भला होगा क्या मां? आप जैसा चरित्र बल, आप जैसा प्रेम, आप जैसा त्याग मेरे लिए अब कौन रोज प्रार्थना करेगा मां? और किसकी प्रार्थना आप जैसी पुण्यात्मा की प्रार्थना जैसी प्रभावी होगी मां? पुण्यात्मा? सुमेरनाथ पुण्यात्मा कह रहा है मुझे। बिचले तल्ले में फिर मेरा क्या काम रहा अब? मेरी रवानगी जरूरी है और मैं अलग होली हूं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।